वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी छठवें सेमेस्टर की तैयारी प्रारंभ करवा दीजिए। तो छठवें सेमेस्टर की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, यानी जो छात्र छात्राएं हमारे पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, अब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छठवें सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं। रिजल्ट आए या ना आए, आप ये मान लो कि आप छठवें सेमेस्टर में पहुंच चुके हो। एक आध सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा बहुत कम नंबर आता है तो आप बैक पेपर की परीक्षा डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब की बार बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के, हर एक पेपर के एक एक मॉडल पेपर आपके दे दिए जाएं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर लूँ। ठीक है, तो संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके, संपूर्ण जो है यूनिट्स और संपूर्ण चैप्टर्स को ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो में मॉडल पेपर में खास करके प्रश्नों को रखा है, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो मध्यकालीन इतिहास यानी कि केवल इतिहास, या मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास जो होता है, एक प्राचीन इतिहास होता है और एक मध्यकालीन आधुनिक इतिहास होता है। तो ये मध्यकालीन आधुनिक इतिहास का एक प्रकार से सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत पेपर नंबर 1 में जो सिलेबस शामिल है, जिसका नाम है इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। इसका सिलेबस इससे पहले मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा, बोर्ड पर मैंने सिलेबस इसका डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो उसी के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे छठवें सेमेस्टर में। आपको बता दूं, अगर आप मात्र यही वीडियो देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव परीक्षा देने जा रहे हैं, एक वीडियो से आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप एक भी वीडियो देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। यानी इस वीडियो में जितने प्रश्न मैं बताऊंगा, उन प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा लिखित वालों के लिए भी मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा, और चैप्टर वाइज वीडियो जो होंगी, लगभग 8-10 चैप्टर के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस को समझ लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि प्रश्न जो है कैसे आते हैं एक बार आपको दिखा दिया जाए, ताकि पाँचवें सेमेस्टर में क्या हुआ था कि आप लोगों को सिलेबस पढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ था कि मॉडल पेपर मैं कम दे पाया था। आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें रह गई थी, तो अब की बार कोई शिकायत नहीं बचेगी, और मैं प्रयास यही करूंगा कि कम से कम 2-2, 3-3 मॉडल पेपर या 4-4 मॉडल पेपर आपके, या 5 मॉडल पेपर, लगभग अधिकतम 5 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के, हर एक पेपर के आपको दे दिए जाएँ। ठीक है, हालाँकि कोई भी मॉडल पेपर आप देखेंगे, वो एक प्रकार से आपको बता दूँ कि लगभग 60% से ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे मॉडल पेपर से हूबहू आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख चुके होंगे, 5 सेमेस्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात ये है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आप अपने हिसाब से इसको समझेंगे। मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा, अंग्रेजी में बगल में लिखा हो उसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताएं। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? बताएं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रोमारोला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है लुई फिशर, सी ऑप्शन है जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, इनके राजनीतिक गुरु कौन है महात्मा गांधी के? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का प्रवेश जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कब होता है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से तो ये बाद में आते हैं, 1920 ईस्वी में एक प्रकार से मतलब उसके आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट ने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बना दिया, और 1920 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो मुख्य रूप से तो गांधी जी 1920 में आते हैं, लेकिन 1915 में भारत में वो आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट करके। तो आपसे प्रश्न बचता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट करके कब आए? तो आप बताएंगे 1915 में ही भारत में वो आ गए थे। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात की पावन धरती पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में। ये बात ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के जो पूर्वज थे वैश्य थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके पिता ने व्यापार वाणिज्य को नहीं अपनाया, रियासत की दीवानी पसंद की इन्होंने। और इस तरीके से आप देखेंगे गांधी जी का परिवार जो हुआ है, या परिवार, ये वैश्य परिवार में हुए हैं, और इस कारण से आप देखेंगे धार्मिक विचारों की प्रधानता इनके परिवार में थी, और गांधी जी में भी आपको देखने को मिलती है। गीता का अध्ययन किया करते थे। एक जो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, उसमें गांधी जी के बारे में मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जनवरी 1915 में जब भारत ये लौटते हैं,
तो उसी समय आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके भारत में महात्मा गांधी लौटते हैं और उसके बाद में जो इनकी एक प्रकार से ख्याति मिलती है यहाँ पर भारत में, वो तो कहने लायक है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। इसके अलावा महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो समाज सुधारक की श्रेणी में भी उनको रख सकते हैं। आप देखेंगे वो हरिजन जो नाम है हरिजन उन्होंने ही दिया। हरिजन कहा एक प्रकार से शूद्र जातियों के लोगों को, कहा कि भाई आप हरिजन हो, भगवान के जन हो, भगवान के आदमी हो। तो इस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ज़रूर गांधी मतलब उनके हरिजनों के एक प्रकार से उद्धारक रहे हैं, लेकिन गांधी जी की अगर आप बात करेंगे तो गांधी जी कहीं ज़्यादा फेवरेट रहे हैं भीमराव अंबेडकर से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन टू गांधी जी? बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये जो इनको उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि भैया? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, किसने दी थी? आप सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और 4 जून का समय था 1944 यानी 1944 में सिंगापुर रेडियो से एक भाषण प्रस्तावित किया था, मतलब भाषण दिया था इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और उसी भाषण में 1944 के 4 जून की डेट को जो दिया गया था सिंगापुर रेडियो से, उसी में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे आपसे और भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछा था कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो आप बताएंगे 1916 में की गई थी। ओके, आज एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1893 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी डबरन गए थे। तो ये प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी डबरन कब गए थे? तो 1893 में गए थे। आपसे पूछा था कि किस उनकी उम्र उस समय कितनी थी जब ये डरबन गए थे? तो 24 वर्ष की अवस्था में ये एक प्रकार से गए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। कई प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको मतलब महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। अली ब्रदर्स आर फेमस बाय द नेम ऑफ। अली ब्रदर के नाम से 2 भाई हैं, एक तो मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे हैं मौलाना शौकत अली। ठीक है, ये अली बंधु हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो अली बंधुओं के नाम से कौन विख्यात है भाई? ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई? Which one incident did not happen due to the influence of the non-cooperation movement? भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, बिल्कुल ठीक है। स्वदेशी को प्रोत्साहन, ये असहयोग आंदोलन के प्रभाव से ये सब घटनाएं घटित हुई। ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार हुआ, महिलाओं को मताधिकार, ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखेंगे, चौरी चौरा की घटना की तारीख क्या थी? चौरी चौरा घटना आप सभी को पता होगा। चौरी चौरा जो है ये एक गांव है, गोरखपुर जिले में पड़ता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, योगी बाबा जहां से आते हैं, तो वहीं पर गोरखनाथ मंदिर भी है। तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है, चौरी चौरा गांव पड़ता है। वहीं पर क्या हुआ, जो है भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, और वो एक प्रकार से पुलिस लोगों ने उनको रोका या उनके बारे में मतलब कि उनको रोकने का प्रयास किया और थाने को जला दिया भीड़ ने। उसके बाद में एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी जो है इसमें जल करके खाक हो गए। 5 फरवरी 1922 की डेट थी वो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 इज राइट आंसर। यही डेट आपसे पूछी जा रही थी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये 4 या 5, कहीं कहीं पर आपको 4 फरवरी मिलेगा, लेकिन वास्तविक आंसर इसका 5 फरवरी है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना में एक थानेदार सहित कितने पुलिस वाले जला दिए गए थे? तो एक थानेदार सहित लगभग आप देखेंगे 22 लोग जला दिए गए थे। कितने लोग भैया? 22 लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 22 लोग, यानी 21 पुलिसकर्मी और एक मतलब उसके सहित एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी, यानी कि एक और 21 और एक मिलाकर के कितने हो गए? 22 पुलिसकर्मी जो है थाने में जल करके खाक हो गए थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी बाद मतलब इसके बाद में आप देखते हैं लगभग 172 लोगों पर जो है मुकदमा लगाया गया था, केस चला था। कुछ लोगों को फांसी हुई और कुछ लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई थी। चौरा चौरी घटना के बाद में गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का क्या कारण था? द रीजन फॉर द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज। खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का कारण क्या था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसके समाप्त होने का कारण ये था
इसका समाप्त होने का कारण था कि तुर्की के जो मुस्तफ़ा थे, कमाल पाशा उनका नाम था, उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करने वाले जो खलीफा है, वो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। और जब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया तो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन जो है खलीफाओं से रिलेटेड है, ये भारत का कोई आंदोलन नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी बड़े चालाक इंसान थे। मुसलमानों को हिंदुओं के या पक्ष में होने के लिए या भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया था महात्मा गांधी जी ने, ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के जब अंग्रेजों से डट करके सामना करेंगे तो अंग्रेज यहाँ से भागेंगे। यानी इसीलिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला लिया था महात्मा गांधी जी ने। यानी ये अपने यहाँ की नहीं, वहाँ का ईरान इराक की बात होगी, ठीक है, खलीफा वगैरह वहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर मतलब तुर्की की बात हो रही, तुर्क, ठीक है। तो तुर्की एक देश है। तो तुर्की के मुस्तफ़ा थे कमाल पाशा, उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करने वाला जो खलीफा का पद होता था, खलीफा मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा एक प्रकार से बादशाह या राजा माना जाता था उस समय। हर एक देशों में जितने मुसलमान थे उन सभी से ऊपर होता था खलीफा। तो खलीफा का पद समाप्त हो गया, इसके बाद में खिलाफत आंदोलन जो है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। आगे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो और भी मॉडल पेपर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? बाई हुम वाज द बम थ्रो ऑन लॉर्ड हार्डिंग इन चेन्नई चांदनी चौक दिल्ली ऑन 23 दिसंबर 19 जो है 12, यानी 1912 ईस्वी में 23 दिसंबर की डेट थी। चांदनी चौक स्थान है, दिल्ली में पड़ता है। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन पर बम फेंका गया, किसके द्वारा फेंका गया था? तो ये बम फेंका था किसने भैया? बम किसके द्वारा फेंका गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। रास बिहारी बोस ने जिस समय बम फेंका था 23 दिसंबर 1912 की डेट को, उस समय मात्र ये 26 साल के थे। लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 नवंबर 1913 को लाला लाजपत राय ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? एट व्हिच प्लेस डिड लाला हरदयाल established द गदर पार्टी ऑन 1 नवंबर 1912, मतलब कि 13 1913 1 नवंबर की डेट को गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। कहाँ पर करी थी? सैन फ्रांसिस्को एक स्थान है अमेरिका में, वहीं पर इसकी स्थापना करी थी। और ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाला हरदयाल ने किस स्थान पर 1914 में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कब किया था, मतलब कि इन्होंने, लाला हरदयाल ने किया था, कब किया था? 1914 में किया था, ठीक है। यानी एट व्हिच प्लेस डिड लाला हरदयाल इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन 1914? तो इसकी उन्होंने मतलब कहाँ पर करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल बी, बर्लिन जर्मनी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। युगांतर आश्रम क्या था? व्हाट वाज द युगांतर आश्रम? युगांतर आश्रम बेसिकली जो था ये एक मुख्यालय था। युगांतर आश्रम एक बिल्डिंग थी सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में जब गदर पार्टी बनाई गई तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय बनाया गया वो युगांतर आश्रम को ही बनाया गया था। तो ये अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी का मुख्यालय है। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी एट सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? व्हेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि HSRA एक संस्था है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ओके, बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कब किया गया था भाई? बताइएगा सभी लोग। इसकी स्थापना कब करी गई थी? बताएं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 8 सितंबर 1928 को। कब करी गई थी? 8 सितंबर 1928। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 8 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना करी गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके,
तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न आपका है जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन। एक इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसको HRA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका गठन होता है, ठीक है, किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन मतलब कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, काकोरी कांड के पश्चात जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 4 क्रांतिकारियों को फांसी और कैद की सज़ा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। इसके साथ साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इन क्रांतिकारियों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। तब इस दल के प्रमुख सदस्य थे उस समय चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल गुप्त जी थे, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, इन सभी से संपर्क किया इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इसके साथ ही पंजाब, संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, राजपूताना, बिहार और उड़ीसा आदि प्रांतों के क्रांतिकारी शामिल किए गए इसमें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 8 या 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक की गई। इसमें भगत सिंह की भारत नौजवान के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया। जितनी सभाएं इससे पहले थी, तमाम प्रकार की सभी सभाएं थी, उन सभी को इकट्ठा करके और ये चीज़ करी गई। तो 8 सितंबर की डेट है, 1928 आपकी सन है। अगला प्रश्न है, मैनपुरी षड्यंत्र से संबंधित कौन था? मैनपुरी षड्यंत्र से संबंधित कौन था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैनपुरी षड्यंत्र की अगर बात करें तो मैनपुरी षड्यंत्र जो था, राम प्रसाद बिस्मिल और गेंदालाल दीक्षित, इन्होंने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव में डाका डाला था और लगभग 12,000 रुपए लूटे थे। यही है मैनपुरी षड्यंत्र केस। तो मैनपुरी षड्यंत्र केस की बात की जाए तो इसमें देखेंगे गेंदालाल दीक्षित तो है नहीं, और दूसरा नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारे षड्यंत्र किए गए हैं, जैसे कि काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ड्रेन में डकैती डाल करके 50,000 रुपए प्राप्त किए गए। पुलिस ने 40 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था काकोरी कांड में। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी काकोरी कांड के चलते। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे और षड्यंत्र होता है, नासिक षड्यंत्र 1909 में होता है। वो जो है 1909 में आप देखते हैं कान्हारे ने जज जॉनसन की हत्या कर दी, और कान्हारे, इसके अलावा कृष्ण गोपाल बरगवे और विनायक नारायण देश पांडे, इनको 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई थी नासिक षड्यंत्र में। 1909 में हुआ था ये। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ उसके बाद में 1908 में। ठीक है, मतलब उसके एक साल पहले 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, जज था उस समय किंग्सफोर्ड, उसी किंग्सफोर्ड पर बम फेंका और उसके स्थान पर, अच्छा, जब बम फेंका उस पर जो है किंग्सफोर्ड पर, जज पर, उसके स्थान पर एडवोकेट थे उस समय कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी जो पुत्री थी वकील की, वो मारी जाती हैं। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को इस जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसके बाद में आप देखते हैं 1910 में अलीपुर का षड्यंत्र होता है। अलीपुर के षड्यंत्र की अगर बात की जाए 1910 में होता है। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष पर मुकदमा चला इसमें। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की बंदी गृह में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने हत्या कर दी, और सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को भी फरवरी 1909 में गोली से उड़ा दिया गया। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस था। दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 को हुआ। ऐसे ही प्रथम लाहौर षड्यंत्र, मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड, द्वितीय लाहौर केस, असेंबली बम कांड हुआ। असेंबली बम कांड आप सभी लोग जानते होंगे, जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध के स्वरूप में भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल की डेट थी 1929 को। दिल्ली केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बम फेंका और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को फांसी दे दी गई थी असेंबली बम कांड में। ठीक है, इसके अलावा तमाम प्रकार के और केस चलाए गए। मैं इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। गेंदालाल दीक्षित का संबंध किस षड्यंत्र से है? विथ विथ विच कॉन्स्पेरेसी केस गेंदालाल दीक्षित वाज एसोसिएटेड? तो मैनपुरी षड्यंत्र इज राइट आंसर। अच्छा, ये जो है काकोरी मैंने बता दिया, मैनपुरी बता दिया। अलीपुर षड्यंत्र क्या था, इसको बताया कि नहीं बताया? अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात की जाए, इसको बताया था मैंने, 1910 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। काकोरी केस की अगर बात की जाए तो काकोरी केस जो हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 1925 को हुआ था ये।
मैनपुरी षड्यंत्र आप सभी को पता ही होगा कब हुआ था। मैनपुरी षड्यंत्र कब हुआ था भैया? मैनपुरी षड्यंत्र जो हुआ था ये कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैनपुरी षड्यंत्र मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैनपुरी षड्यंत्र की अगर बात की जाए, मैनपुरी षड्यंत्र कमेंट करके बताएं कब हुआ था। मैनपुरी षड्यंत्र कब हुआ था भाई? फटाफट से आप बताएंगे, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। मैनपुरी षड्यंत्र में मैंने बताया था कि 2 लोगों का नाम शामिल है। वो 2 लोग कौन-कौन से हैं, इसको भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैनपुरी षड्यंत्र में मैंने बताया था कि 12,000 रुपये लूटे गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से के गाँव से डाका डाल करके राम प्रसाद बिस्मिल और गेंदालाल दीक्षित ने शुरू किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें। लाहौर षड्यंत्र केस आपको अगर ना पता हो तो 2 लाहौर षड्यंत्र हुए हैं। प्रथम जो हुआ है ये कागा मतलब कि कमागा टमारू कांड के कुछ लोगों ने 21 जुलाई 1915 को सैनिक विद्रोह की तिथि निश्चित करी। षड्यंत्र का पता चलने पर पुलिस ने 20 लोगों को फांसी दे दी और 58 लोगों को आजीवन कारावास किया गया। इस षड्यंत्र की सूचना पुलिस को कृपाल सिंह ने दी थी और इस षड्यंत्र में रासबिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल और गणेश पिंगले और करतार सिंह ये सब शामिल थे प्रथम लाहौर षड्यंत्र में। और जो द्वितीय लाहौर षड्यंत्र हुआ या केस हुआ वो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी। इसके बाद में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हत्या के बाद मतलब की मृत्यु के बाद में फिर जो है उसकी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लाहौर षड्यंत्र केस था। आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा। और भी मॉडल पेपर इसके मैं दूंगा, उसमें और भी हम समझने का प्रयास करेंगे चीज़ों को, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे फिर उस प्रश्न पर मैं डिबेट करूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। बताएं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय सर्वसम्मति से जो है कब लिया गया भाई? फटाफट से आप बताएंगे किस अधिवेशन में लिया गया, बताइएगा। मद्रास, लाहौर, कलकत्ता या गुवाहाटी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल, बहुत सही करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसी में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन की बात किए तो 7 सदस्य जो थे वो आए थे भारत में साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ चूंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 4 व्यक्ति जो थे इसमें रूढ़वादी विचारधारा से थे और 2 व्यक्ति लेबराइट थे और 1 व्यक्ति उदारवादी सोच का था। तो इस तरीके से 7 लोग थे जो कि ब्रिटेन से आए थे, एक भी भारतीय इसमें नहीं था। इसका खूब जम करके विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था भारत में किस वर्ष हुआ था, प्रश्न ये भी बनता है। तो 1928 में जो है इसका आगमन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा, ये प्रश्न अगर पूछे, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, ये बात ध्यान रखेंगे। आगमन भारत में कब हुआ ये प्रश्न पूछेगा तो 1928, ये भी प्रश्न आप बताएंगे। ओके। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं साइमन कमीशन को लेकर के, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन का खूब विरोध हुआ, जम करके विरोध हो साइमन कमीशन का। इसमें आप देखेंगे जो है, अच्छा टोरी दल भी कहा जाता है। इसमें कभी कहीं पर आपको मिलेगा 2 मजदूर दल के सदस्य थे, 3 टोरी दल के और 2 उदारवाद के थे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि 4 रूढ़िवादी विचारधारा से, 2 लिबराइड और 1 उदारवादी विचारधारा के थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन में ये सभी लोग थे। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारत आता 8 नवंबर 1927 को। गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने घोषणा करी थी इनकी, ठीक है, कि भारत ये आएगा। 8 नवंबर को घोषणा की जाती है। फिर उसके बाद में 7 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के बम्बई पहुंचने पर उसके विरोध में नारे लगाए गए। साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन, या साइमन कमीशन वापस जाओ, इसका नारा लगाया गया, ठीक है। चूंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए भारतीयों ने इसका खूब जम करके बहिष्कार किया। लाहौर में इसका विरोध हुआ, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इसी में मारे गए, ठीक है। और इसके बाद में 7 जून की डेट है 1930 ईस्वी का समय, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो ये भी डेट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है
कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने अपना मुख्य उद्देश्य और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? हु वाज जो है अवार्डेड द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी? आप सभी को पता होगा पंजाब केसरी, एक व्यक्ति को जानते हैं, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से हम जानते हैं, उनकी उपाधि है लाला लाजपत राय की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत करी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग यमे जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट प्लान? यानी कि मुस्लिम लीग के, ठीक है, मुस्लिम लीग के जो एक प्रकार से जो किस अधिवेशन की बात है कि एम ए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत करी थी, तो वो किस डेट, मतलब कि किस समय की बात है, किस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में भैया? तो अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1929 का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फरवरी 1928 में आयोजित जो सर्वदलीय सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ये किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट वाज रिलेटेड टू शिक्षा सुधार, संवैधानिक ढांचा या सांप्रदायिक पुरस्कार? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट जो है ये संवैधानिक ढांचे से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर इसका सी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर दियर इन साइमन कमीशन? तो 7 लोग थे इसमें, 7 सदस्य थे, जो कि सारे जो है विदेशी थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द वर्किंग कमेटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम? बताएं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। डिसओबीडियंस का मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए, अच्छा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, इसके कई कारण थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जनता के उत्साह को देख करके कांग्रेस के नेताओं को विश्वास हो गया कि अब जनता जो है वो आंदोलन के लिए तैयार है, कोई भी आंदोलन होगा जनता हमारा साथ देगी। तो साइमन कमीशन का जब गो बैक साइमन के नारे लगे, लोगों को पता चला कि भाई लोग, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति जो है लाठी खा करके अपनी जब जान दे देते हैं, उसके बाद में फिर भारतीयों का जो आक्रोश है, उत्साह है, वो अपने चरम पर था। इसी का फायदा उठाएगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा अधिराज्य दर्जे की मांग को सरकार के द्वारा ना मानना, जब वो अधिराज्य की मांग कर रहे थे कि भाई आप जो है बड़े बड़े मुद्दे को विदेशी सरकार देखे, ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार, और बाकी जो है आंतरिक मामले में हम लोग देख लेंगे भारतीय लोग, ये मांग भी अस्वीकार कर दी गई। इसके अलावा 1928 और 1929 के बीच श्रमिक और कृषकों के अवरोध को देखते हुए यह आंदोलन जो है चलाना मतलब सविनय अवज्ञा का ये अनिवार्य हो जाता है। 1922 में एकाएक असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने से जनता में निराशा फैल जाती है और इसे दूर किया जाना आवश्यक था, और इसलिए जब असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के बाद में जो है नेगलेक्ट कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद में आप देखते हैं एक आंदोलन चलाना जरूरी हो गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी कारण से चलाया गया। इसके और भी कारण थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसके बाद की वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में गांधी जी को यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने 2 मार्च की डेट है 1930 को, उस समय गवर्नर जनरल थे इरबिन, तो गवर्नर जनरल इरबिन को एक पत्र लिख करके उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करी। चूँकि उस समय आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसके लिए आप देखते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन वहीं से प्रारंभ हुआ, उसमें कई सारी मांगे
14 सूत्री मतलब जो इन्होंने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी इरविन के समक्ष महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को, उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई थी, उसको मैं बताऊंगा। रुपए की विनिमय दर घटा करके 1 शिलिंग से 4 पेंस की जाए, लगान में 50% की कमी करी जाए, सेना के व्यय में कम से कम 50% की कमी करी जाए, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के वेतन आधे कर दिए जाए। ऐसे तमाम प्रकार की मांगों को गांधी जी ने रखा था। इन 11 सूत्री मांगों के साथ गांधी जी ने चेतावनी दी थी इरविन को कि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और उसके बाद में गुजरात के समुद्री तट पर दांडी नामक गांव में नमक बनाना प्रारंभ करेंगे। वायसराय का उत्तर अत्यंत असंतोषजनक था और गांधी जी ने लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला और यही कारण है कि मैंने यह आंदोलन प्रारंभ किया। तो 12 मार्च 1930 की सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये दंडी यात्रा के साथ आरंभ हो गया और इस तरीके से फिर दंडी यात्रा और ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब एक में ही मिल गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। प्रश्न था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने की अधिकृत जो है किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दंडी मार्च से हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड विथ दांडी मार्च? भारत छोड़ो, होम रूल आंदोलन, या असहयोग, या सविनय अवज्ञा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी ये दंडी मार्च से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान से किसने करी? क्योंकि जो है नेपोलियन ने भी ऐसी यात्रा करी थी एल्बा से पेरिस की ओर, ऐसे ही महात्मा गांधी ने दंडी मार्च निकाला था। तो इसकी तुलना जो है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए जो है अधिवेशन से मतलब अभियान से किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे तो किसने करी थी भैया? फटाफट से आप बताएंगे तो किसने करी थी? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है। उस समय की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी उसमें जो है टॉप 10 में थे, ये फर्स्ट रैंकर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था? तो उन्होंने खुद एक थे ही, इसके अलावा गांधी जी के साथ उनके लगभग 78 यानी कि 78 उनके जो एक प्रकार से अनुयायी थे वो लोग जो है उनके साथ चलते हैं, ठीक है। 12 मार्च की डेट को 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके 78 अनुयायी एक साथ चलते हैं, 240-41 मील की यात्रा तय करते हैं और जाकर के नमक कानून तोड़ते हैं समुद्र के तट पर, ठीक है। दंडी या साबरमती आश्रम से एक प्रकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 साथियों के साथ अपने चले थे, अनुयायियों के साथ। गांधी जी को दंडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे थे? हाउ मेनी डेज डिड इट टेक फॉर गांधी जी टू कंप्लीट द दांडी मार्च? तो लगभग और लगभग कितने दिन लगे थे भैया गांधी जी को? कितने दिन लगे थे भैया? कितने दिन? बिल्कुल 24 दिन की यात्रा करी थी गांधी जी ने और 241 ये 240 या 241 मील की यात्रा उन्होंने करी थी, ठीक है। गांधी जी और उनके 78 अनुयायी साथ साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है जो है उसके बाद में फिर तमाम लोग इनके साथ आते जाते जहाँ जहाँ पर जाते हैं और इस तरीके से जाकर के फिर नमक जो है कानून तोड़ते हैं और नमक बनाते हैं। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द साल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड? बताएं, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, देखिए नमक सत्याग्रह शुरू कब किया गया? नमक सत्याग्रह वैसे दंडी मार्च से ही प्रारंभ हो जाता है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को ही प्रारंभ हो जाता है। और मार्च ये कानून कब तोड़ा गया, यानी नमक जो कानून है इसको कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी संपूर्ण कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, और शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था मई 1930 में, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पुनः प्रारंभ किया गया दोबारा से? व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम्ड? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब प्रारंभ किया गया? फटाफट से आप बताएंगे। तो दोबारा प्रारंभ किया गया था जनवरी 1932 को,
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, आपसे पूछा था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, 11 सूत्रीय मांग जो है किसने किसको सौंपी थी? गांधी जी ने सौंपी थी, किसको? लॉर्ड इरविन को। ठीक है, 2 मार्च 1930 को सौंपी थी और वो मांगे जो है मानी नहीं गई थी और उसके बाद में फिर विरोध किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी। अपने 78 साथियों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से दंडी तक की यात्रा करी, 240-241 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में मात्र पूर्ण कर ली। 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ होता है। तो इस तरीके से पूरा चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 3 जनवरी की डेट यहाँ पर जो जनवरी है, 3 जनवरी की डेट है। 3 जनवरी 1932 को एक प्रकार से दोबारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चूंकि मई में उनको जेल हो गई थी, फिर उसके बाद में 14 जनवरी 1932 को फिर गांधी जी और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि ये चीज़ें चलती रहती है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, मैं हर एक चैप्टर को आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप इन चीज़ों को जान लें अभी से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑन अक्टूबर 17 1940? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताएंगे, चलिए भाई बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो व्यक्तिगत की बात अगर करें तो उसमें नाम किसका आता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को किया था। अगला प्रश्न, स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स किसके सदस्य थे भाई? कंजर्वेटिव पार्टी के, लेबर पार्टी के, या लिबरल पार्टी के? ये अमेरिका की पार्टी है, सॉरी ब्रिटेन की पार्टी है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे, क्रिप्स मिशन जो आया था, इनकी अध्यक्षता में आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स के। तो वो किस पार्टी के सदस्य थे बताएं? वो किस पार्टी के सदस्य थे भैया? वो लेबर पार्टी के सदस्य थे। किस पार्टी के? लेबर पार्टी के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत शक्तिशाली नारा था, किसने दिया था? डू और डाई वाज अ वेरी पावरफुल स्लोगन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हु गेव दिस? इसको दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था भैया? करो या मरो का नारा दिया था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त नारा था ये। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट? साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, क्या ये सही है? अच्छा, सत्य नहीं है क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है, प्रश्न ये पूछा गया कि क्या सत्य नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, तो साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, बिल्कुल ठीक बात है। गोवालकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा, बिल्कुल ठीक बात है। गांधी जी या गांधीवादी राज गोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और पाकिस्तान की मांग पर बातचीत करने हेतु कहा, ये बात भी ठीक है। पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी और केरल में आंदोलन अपेक्षाकृत तीव्र था, ये नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये जो दा वाला कथन है ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ स्वीकृत किया था? बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ स्वीकृत किया था? तो कहाँ पर स्वीकृत किया था भैया? बम्बई में स्वीकृत किया था, बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? बताएं, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय 1942 में भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो ये उस समय वायसराय थे कौन? लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से कितनी बार जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? हाउ मेनी टाइम्स डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कितनी बार बने थे भैया? 2, 3, 4 या 5? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 2, 3, 4 या 5? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बढ़िया प्रश्न है। 3 बार जो है वो बने थे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का कब आरंभ किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को। करेक्ट आंसर में 1940 दिया है, वही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, प्रश्न है वावेल प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? वावेल प्लान की अगर बात करें तो 14 जून 1945 की डेट को प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1943 में लॉर्ड वावेल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और मार्च 1945 में लंदन में विचार विमर्श के बाद में 14 जून 1945 को वावेल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना प्रस्तुत करी है, जिसको वावेल योजना के नाम से जानते हैं। 14 जून 1945 को, ठीक है। वावेल प्लान के कारण कई सारे थे, क्योंकि 1943 और 44 का आर्थिक संकट, बंगाल का भीषण दुर्भिक्ष जो था, उसको देखते हुए ये प्लान लाया गया था। जापान अभी भी पराजित नहीं हुआ था और भारत का सहयोग आवश्यक था उस समय। इसके अलावा मित्र राष्ट्र अमेरिका, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात है तो उसके लिए लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध उस समय समापन की ओर था, ठीक है। भारत में भी असंतोष तीव्रतम हो रहा था, लगातार लोग विरोध कर रहे थे इन चीज़ों का, तो इसलिए ये वावेल प्लान जो था वो भारत में लाया गया था 14 जून 1945 को, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, जून 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जून 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ जून 1945? बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बताइए। जून 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? तो उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, किसने शिमला सम्मेलन जून 1945 की असफलता के या को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक कहा? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या मौलाना आजाद, या महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। किसने शिमला सम्मेलन जून में जो हुआ था 1945 में, उसकी असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक कहा? बताएं, किसने कहा था? तो किसने कहा था? मौलाना आजाद ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन था? हु वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946? 1946 का सदस्य कौन था कैबिनेट मिशन का? बताएं, फटाफट से आप बताने का। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों जो थे उसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन के सदस्य ये तीनों थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे, कब से मनाया या कब मनाया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया भाई? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया वो 16 अगस्त 1946 को मनाया। 16 अगस्त 1946 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लीग की सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसने भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा? किसे, मतलब किसने कहा कि ये भारतीय इतिहास का काला दिवस है? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान की मांग लगातार कर रही थी, तो उसी को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को, इस डेट को भारतीय इतिहास का काला दिवस है, ब्लैक डे कहा। हु कॉल्ड द लीग डायरेक्ट एक्शन डे
अगस्त 16 1946 द ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किसने कहा था इसको? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या सरदार पटेल? किसने कहा था भैया? तो इसको कहा था मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई। इसका विचार सर्वप्रथम किस योजना में रखा गया था? इन विच प्लान वाज द आइडिया ऑफ एन इन अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन सितंबर 2 1946 फर्स्ट? बताएं। यानी कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई। इसका विचार सर्वप्रथम किस योजना में रखा गया था? तो क्रिप्स मिशन, बाबेल प्लान या कैप्टन मिशन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल कैप्टन मिशन इज राइट आंसर। कैप्टन मिशन की अगर बात करें तो ये जो है इसमें 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई और इसका विचार सर्वप्रथम कैप्टन मिशन में रखा गया था। कैप्टन मिशन के बारे में अगर आप लोग ना जानते हो तो थोड़ा बहुत मैं आपको बातें बता दूं। कैप्टन मिशन की अगर मैं बातें बताऊं तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के लिए कई सारी परिस्थितियां थी जिसके लिए भेजा गया था। पहली बात तो आज़ाद हिंद फौज की सफलता से देश में सरबत अशांति देखी गई थी, इस कारण से कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। दूसरी बात, जनवरी 1946 में हवाई सेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी थी, इसलिए भेजा गया। तीसरी बात यह थी कि जबलपुर में स्थित भारतीय सिग्नल कोर ने भी हड़ताल कर दी थी इस समय। इसके अलावा बिहार और दिल्ली में पुलिस हड़ताल चल ही रही थी। इसके अलावा फरवरी 1946 में ट्रेनिंग जहाज तलवार के नाविकों ने पूरी तरह विरोधी रुख जो है अख्तियार कर लिया था। शीघ्र ही उंडिया से भी विद्रोह का आह्वान हो गया था। सारा बम्बई विद्रोह की आग में लिपट गया था। ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिशन का आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और इस विद्रोह का महत्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जब विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तब जो है एक प्रकार से तो ये एक प्रकार से कैबिनेट मिशन आना तय हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उस समय आप देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रथम आम चुनाव होता है, लेबर दल सत्ता में आता है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। भारत की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर ब्रिटिश शासकों ने यह जान लिया था कि सैनिक बलों के माध्यम से भी राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया या खत्म करना खतरे से खाली नहीं होगा, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था अभी। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय मिशन भेजने की घोषणा करी और इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे और इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। उसमें भारत मंत्री थे उस समय के लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वो शामिल थे और नौसेना मंत्री थे उस समय एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में। भारत आया 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। उसने यहाँ पर अनेक नेताओं से विचार विमर्श किया इन तीनों लोगों ने, और अंत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने के उद्देश्य से शिमला में निर्दलीय बैठक बुलाई गई, जो कि असफल रहती है और इसे 12 मई 1946 को समाप्त घोषित कर दिया गया। इसके अलावा आप देखते हैं 7 अप्रैल 1946 में दिल्ली लीग ने दिल्ली प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई तो सीधी कार्रवाई करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 में जो एक प्रकार से ये योजना जो आई, वैसे इसके कई नज़रिए हैं और कई मामलों में आप देखते हैं कैबिनेट मिशन अपना काम कर गया। खास करके आप देखिए भारत विभाजन जो था वो तो उन्हीं लोगों की पुरानी रणनीति 1930 ईस्वी से चीज़ें चल रही थी। तो कैबिनेट मिशन जो था ये था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने किसका झंडा उठाया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न ये है। प्रश्न है कि 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ। विद्रोही ने किसका झंडा उठाया? कांग्रेस का, लीग का, या फिर लाल का, या फिर लाल झंडा, या फिर इनमें से सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का झंडा उठाया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाविक बीसी दत्त ने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा। इस जहाज का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही एक प्रकार से कंपटीशन की परीक्षाओं में भी एक आध दो बार पूछा गया है। तो नाविक बीसी दत्त ने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा। इस जहाज का क्या नाम था? तलवार, विक्रांत या आजाद? तो इस जहाज का नाम क्या था जानते हैं भाई? तलवार नाम की जहाज थी वो, तलवार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशंस टू गांधी जी?
आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, सबसे पहला प्रश्न यही था मेरा। ठीक है, बताइएगा सभी लोग। तो किसने दिया था भैया? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी थी किसने? सभी को पता होगा बिल्कुल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ओके ओके। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम था प्रभावती। अपने स्कूल प्रधान अध्यापक बेनी माधव दास के से सुभाष अत्यंत प्रभावित थे। सुभाष विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अरबिंदो घोष से बड़े प्रभावित थे। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी मगर त्यागपत्र दे दिया। आईसीएस उस समय की आईएएस परीक्षा ऐसी थी, यूपीएससी ऐसी थी। ठीक है, और इनका नारा बड़ा फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा मलेशिया में आईएनए को संबोधित करते समय इन्होंने दिया था। तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने ही दिया था नारा। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है, मलाया में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? हु फर्स्ट फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी इन मलेशिया? बताएं, सॉरी, मलाया। मलाया में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? किसने किया था भैया? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1913 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर, टोक्यो, जर्मनी या मलाया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1913 को किस स्थान पर यानी कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर लाल किले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर लाल किले में ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया था? पीके सहगल या शहनवाज या गुरबख्श सिंह ढिल्लो या उपरोक्त सभी पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों पर जो है मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के इन तीनों सैनिकों पर, पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आप आईएनए कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष भी बने थे 4 जुलाई 1943 को ही ये। इसके अलावा 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना के निर्माण की घोषणा करी। ठीक है, और इस तरीके से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये सारी चीज़ें रही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईएनए यानी इंडियन मतलब जो मैंने आपको बताया था, ये आपका इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईएनए, इसकी स्थापना किसने करी थी? आईएनए की स्थापना किसने करी थी भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आईएनए की स्थापना करी थी किसने? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना करी किसने थी? आप सभी को पता ना हो तो जान लीजिएगा, इसकी स्थापना किसने करी थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आईएनए की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या शहनवाज खां? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये बात भी मैं आपको बता दूं। उस समय जो आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था वो था शुभ सुख चैन की वर्षा। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जापान, सिंगापुर और थाईलैंड में भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज की आधारशिला रखी थी रास बिहारी बोस और जो है के मोहन सिंह ने। तो रास बिहारी बोस और खास करके स्थापना की अगर किसने पूछागा तो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे मोहन सिंह ने। ठीक है,
वैसे साथ में रास बिहारी बोस भी थे। फिर इसके बाद में इसको जो चिनगारी दी या सुप्रसिद्ध किया इसको जो है आज़ाद हिंद फौज को, वो एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि आईएनए की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे मोहन सिंह ने करी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? हु वाज द लॉयर ऑफ द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी? प्रसिद्ध, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बढ़िया प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन थे? चित्तरंजन दास जो थे, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। कई बार परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ओके, ये प्रश्न क्या है बताएंगे। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? तो इस मुकदमे के जो वकील थे वो थे कौन? ये तीनों वकील थे, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू। ये तीनों लोग जो थे, ये जो है आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताएंगे। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था भैया? वो रंगून में था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गाना बड़ा फेमस आप लोगों ने सुना होगा, मेरे सैया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, ऐसे गाना था नहीं? तो वही रंगून की बात हो रही है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न ये पूछा जा सकता है। कटक में हुआ था। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख डालिएगा अभी से, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से हर एक चीज़ों को समझ पाएँ और जान पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही बारीकी के साथ देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। क्योंकि अभी से आप 2-3-4 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो परीक्षा के अंतिम समय में आप अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए आपकी बार तैयारी जो है विधिवत कर लीजिए। बाद में फिर आप जब पेपर एक दिन बचता है तब आप आते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है कि आप हड़बड़ाए रहते हैं और जल्दबाजी में आपको बताने के चक्कर में क्या होता है कि जल्दबाजी में आपको वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा आपको डिटेल में बताने के लिए मैं धीरे-धीरे बताऊँगा। हर चीज़ को समझा करके बताऊँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो वो भी क्लियर हो। देखिए, पहला प्रश्न है, इस मतलब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एस्टैब्लिश्ड? बताएं, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। 1926 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? बताएं, फाउंडर कौन थे इसके? फटाफट से आप बताएंगे। के बी हेड गेवार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बी हेड गेवार जो थे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज हिंदू महासभा एस्टेब्लिश्ड? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1915 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल 1915 इज राइट आंसर। हिंदू महासभा की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज द हिंदू महासभा इस्टेब्लिश्ड? लखनऊ, वाराणसी, नागपुर या हरिद्वार? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई है ये किस शहर में हुई? ये जो आपका शहर पड़ेगा वो शहर है भैया कौन सा? वो शहर है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्टेब्लिश्ड? लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार या नागपुर? तो वही प्रश्न, ये मतलब ये हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है ये कहाँ पर हुई भैया? ये हुई है नागपुर में। कहाँ पर हुई है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रही चीजें? तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट इटली, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर बेवेल?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता भी दी है, खैर आप अगर ध्यान दिए होंगे बीच में मैंने एक बार बोला था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इटली यानी क्लीमेंट इटली की भारतीय स्वाधीनता संबंधी घोषणा की तिथि क्या थी? द डेट ऑफ इटली डिक्लेरेशन रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, बताएं। तो इटली की भारतीय स्वाधीनता संबंधी घोषणा की जो तिथि थी वो कौन सी थी इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 20 फरवरी 1947 इज राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? तो कौन सी डेट थी भाई, वो डेट थी आपकी 3 जून यानी कि 3 जून 1947। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947, बी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया, बताएं। व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताएं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जो रखा गया ब्रिटिश संसद में, वो रखा गया था कब भाई? 4 जुलाई को रखा गया था 1947 को। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, जान लिया। तो आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझा और बीच बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाया, बताया। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको चाहिए कि ऐसे और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएँ अभी से ही, ताकि जो है जब अभी से आप मॉडल पेपर एक मॉडल पेपर अभी देख लेंगे, फिर 1 2 3 4 दिन बाद या 10 दिन बाद एक दूसरा मॉडल पेपर आ जाएगा, फिर 10 दिन बाद तीसरा मॉडल पेपर आ जाएगा। इस तरीके से मॉडल पेपर 4-5 मॉडल पेपर आप देख लेंगे, कुछ आपका बचेगा नहीं। और आपकी बार अधिकतर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आप सभी लोगों की तैयारी अभी से मैं प्रारंभ कर दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी लिखित का भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी चैप्टर वाइज वीडियो भी जल्द ही आपको मिलती रहेगी। आज आप लोगों ने 8 बजे से क्लास देखी होगी, पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की क्लास हुई है, पेपर 1 की चैप्टर नंबर 1 की क्लास आज 8 बजे से लगी थी। मैंने पढ़ाया था जिसमें मनु और उनके विचार के बारे में बताया है, बहुत ही विस्तार से समझाया है 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए। तो वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास आप लोगों ने देखी और फिर आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास की क्लास देखी। चलिए फिर इसी तरीके से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू।